नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा यानी अकेडमी पर। हम लोग क्या देख रहे हैं आज, चलिए स्टार्ट करते हैं केवीएस का। केवीएस का जैसा सभी जानते हैं, केवीएस की डेट आ चुकी है, एग्जाम डेट निश्चित हो गई। तो चलिए उसी की तैयारी के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट देखते हैं। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर हुए हैं केवीएस के, उन्हीं को हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, देखते हैं पेपर का पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लेकर आए हैं इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए उससे संबंधित जितने क्वेश्चन पूछे गए उसको सॉल्व कराते हैं। जो कि केवीएस, पीआरटी, टीजीटी, पीटी सब में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको सॉल्व कराएंगे। तो चलिए देखते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या रहेगा? केवीएस, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इंग्लिश, इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व कराएंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया, डायरेक्शन दिया गया, पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, चूज द वर्ड मोस्ट नियरली अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। जो वर्ड दिया गया उसका अपोजिट बताना है, अर्थात एंटोनिम्स बताना है। फैक्ट वर्ड है, इसका एंटोनिम्स हमें बताना है। फैक्ट मतलब क्या होता है? सत्य होता है, सत्यता, सच्चाई होती है। अब देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन देखते हैं। ए रियलिटी दिया है, बी लाई दिया है, सी फिक्शन दिया है, डी क्या दिया है? इमेजिनेशन। इसमें देखते हैं क्या दिया गया है। जैसे रियलिटी, ये सत्यता है, ये तो इसका क्या हो जाएगा? सेम। इसका मतलब क्या होता है? सत्यता। इसका मतलब तो ये अपोजिट पूछा गया, लेकिन क्या है? सेम मीनिंग बता रहा। लाई, यहाँ पे देखिए झूठ। झूठ, ये लाई होगा। फिक्शन मतलब क्या होता है? कल्पना। और इमेजिनेशन मतलब भी क्या होता है? कल्पना होता है। इसमें देखते हैं इसका अपोजिट क्या है। सत्यता, फैक्ट मतलब सच्चाई होती है, इसका अपोजिट क्या होता है? सच्चाई। तो इसका अपोजिट क्या होगा? झूठ ही होगा। तो ऑप्शन बी जो दिया गया है लाई, यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन बी लाई। अगला प्रश्न है, डायरेक्शन दिया गया। इन द फॉलोइंग सेंटेंस चूज द वन विच हैज द एरर इफ एनी। चार ऑप्शन दिए गए, ये सेंटेंस का पार्ट दिया गया। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत दिया गया, उसको पूछ रहा है। जैसे दिया, इट इज हाई टाइम दैट वी सेंड द आंसर टू दिस क्वेरी। तो दोस्तों ध्यान देंगे, यहाँ पे ऑप्शन बी गलत होगा। क्यों गलत होगा? जब भी हम देखेंगे कि किसी भी वाक्य की शुरुआत इट इज हाई टाइम या इट इज अबाउट टाइम से होता है, या इट इज अबाउट टाइम से होगा, तो इसके बाद जो वर्ब आता है, जो सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगा वो किस फॉर्म में आता है? सेकेंड फॉर्म में आता है। यहाँ पे देखिए ये सेंड है जो कि थर्ड फॉर्म है, लेकिन किस में आना चाहिए? अगर यहाँ पे सेंट होता तो ये सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सेंड दिया गया, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे गलत दिया गया। यहाँ पे गलत पूछ भी रहा है तो गलत। दोस्तों ध्यान देंगे, इट इज हाई टाइम या इट इज अबाउट टाइम सेंटेंस अगर शुरुआत होती है तो सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब की फॉर्म आएगी वो किस में आएगी? सेकेंड फॉर्म में आएगी। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, डायरेक्शन दिया गया है। द इडियम्स गिवन बिलो इन फॉलोड इज फॉलोड बाय 4 पॉसिबल मीनिंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे इडियम्स दिया गया, इसका करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। तो देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है। बाय फिट्स एंड स्टार्स, क्या दिया गया? बाय फिट्स एंड स्टार्स, इसका मतलब होता है कि देखते हैं, ऑप्शन ए है इनकम्प्लीट, ऑप्शन बी है सडनली, ऑप्शन सी इरेगुलरली, ऑप्शन डी क्या दिया? सक्सेसफुली। तो दोस्तों ध्यान देंगे, ये जो इडियम्स दिया गया है इसका मतलब होता है अनियमित। अनियमित या रुक रुक कर, इसका मतलब होता है अनियमित या रुक रुक कर होता है। देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन सी देखते हैं इरेगुलरली, इसका मतलब होता है अनियमित। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डायरेक्शन दिया गया 4 to 5 क्वेश्चन। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट विथ हेल्प द गिवन ऑप्शन। इसमें देखते हैं जो अंडरलाइन वर्ड किया गया उसका क्या मतलब होगा, गिवन ऑप्शन के अनुसार दिया गया। यहाँ पे दिया गया नो सूनर डिड, यहाँ पे देखते हैं अंडरलाइन कहाँ से कहा, नो सूनर डिड पुलिस अराइव। यहाँ तक ये अंडरलाइन वर्ड किया गया, सेंटेंस को किया गया। पूछा जा रहा है कि क्या इसके अनुसार क्या यूज होना चाहिए। यहाँ पे अगर गलतियां हैं तो गलत कौन सा होगा उसको देखते हैं। नो सूनर द पुलिस अराइव नहीं, नो सूनर हैड द पुलिस अराइव, नो सूनर व्हेन द पुलिस अराइव। ऑप्शन डी क्या? नो सूनर डिड द पुलिस अराइव। दोस्तों ध्यान देंगे, यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। क्यों सही होगा उसको देखते हैं। दिया गया है नो सूनर डिड द पुलिस अराइव्ड। दोस्तों ध्यान देंगे, अगर
किसी भी वाक्य में जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया, अगर डिड दे दिया गया है तो उसके साथ हम क्या सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं होता, उसके साथ क्या करेंगे? फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे जब हेल्पिंग वर्ब डिड दिया गया है तो इसके साथ क्या होगा? अराइव फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। इस अनुसार क्या सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, आई शैल हैव मच प्लीजर इन एक्सेप्टिंग योर काइंड इन्विटेशन टू डिनर। देखते हैं इसमें कहां से कहां तक अंडरलाइन किया गया है। देखते हैं, आई शैल हैव मच प्लीजर, यहाँ तक अंडरलाइन किया गया। अब इसमें पूछ रहा है कि क्या मिस्टेक्स है, यहाँ पे क्या चेंजिंग करनी है। इन एक्सेप्टिंग योर काइंड इन्विटेशन टू डिनर, देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा। आई मे हैव मच प्लीजर, आई हैव मच प्लीजर, कांट हैव मच प्लीजर, आई एम हैविंग मच प्लीजर। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जब यहाँ पे मेरे पास मतलब पास की जब बात होती है, कोई आई हैव पेन, आई हैव पेंसिल्स, आई हैव कोई भी चीज, जैसा आई हैव स्कूटर्स, आई हैव स्कूटीज, कोई भी सामान बताना तो हमारे पास जो चीजें हैं तो उसके लिए क्या करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे, जबकि यहाँ जो शैल दिया गया यही गलत होगा। देखते हैं किस ऑप्शन है। आई हैव मच प्लीजर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला देखते हैं, इन द फॉलोइंग सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव चूज द वन वर्ड बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में देखते हैं क्या अंडरलाइन किया गया है। इसमें जो दिया गया है, हिज परफॉर्मेंस इन द ऑफिस इज क्वाइट सुपरफिशियल, यहाँ पे सुपरफिशियल को अंडरलाइन किया गया है क्वेश्चन में। तो देखते हैं इसका मतलब क्या होगा, क्या बेस्ट एक्सप्रेसेस, अर्थात इसका अर्थ हमें बताना है। देखते हैं क्वेश्चन में, एक्सेसिव, ऑप्शन बी अननेचुरल, ऑप्शन सी एक्सीलेंट, ऑप्शन डी सैलो। तो दोस्तों ध्यान देंगे, सुपरफिशियल मतलब क्या होता है? अननेचुरल मतलब अस्वाभाविक रूप से जो होता है। सुपरफिशियल मतलब क्या होता है? अस्वाभाविक। ऑप्शन में बी जो दिया गया अननेचुरल, यहाँ पे सही हो जाएगा, इसके अनुसार उसका अर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, डायरेक्शन दिया गया 7 to 8 इन द फॉलोइंग आइटम्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेटरी एक्सप्रेशन चूज द एक्सप्रेशन व्हिच बेस्ट डिस्क्राइब द वर्ड। वर्ड दिया गया, इसका मतलब क्या होता है, इसको कौन से सेंटेंस में या कौन से ऑप्शन में देखते हैं कि इसको सही रूप से डिस्क्राइब किया गया है। इसका मतलब देखते हैं क्या दिया गया है। ऑर्थोडॉक्स मतलब क्या होता है? जो पुरानी विचारधाराओं वाले होते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑर्थोडॉक्स, पुरानी विचारधारा, पुरानी विचारधारा से संबंधित जो होता है उसमें देखते हैं पुरानी विचारधाराओं वाले। देखते हैं इसमें पुरानी विचारधारा वाले ऑप्शन देते हैं कहाँ पे डिस्क्राइब किया गया। ऑर्थोडॉक्स मतलब क्या होता है? जो पुरानी विचार जो रूढ़िवादी तरीके से होते हैं, रूढ़िवादी जिनकी सोच होती है उसमें। देखते हैं, ऑप्शन ए वन हु होल्ड्स एस्टेब्लिश्ड ओपिनियन, ऑप्शन बी वन हु इज सेल्फ ओपिनियनेड, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन सी देखते हैं, वन हु फ्लोट एस्टेब्लिश्ड ओपिनियन, ऑप्शन डी वन हु हैज नो ओपिनियन। नो ओपिनियन की कोई बात नहीं, इसमें देखते हैं जो एस्टेब्लिश्ड, जो पहले से परंपराएं बनाई जा चुकी है, स्थापित कर दी जा चुकी है, जो रूढ़िवादी परंपराएं बनाई जा चुकी है उसी के बारे में बताया। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन ए है वन हु होल्ड्स एस्टेब्लिश्ड ओपिनियन, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखते हैं एक्सप्लिसिट मतलब क्या होता है? स्पष्ट। इसकी हिंदी क्या होती है? स्पष्ट। स्पष्ट मतलब जो क्लियर एकदम दिखाई दे। तो उसमें देखते हैं कौन सा, स्टेटमेंट दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर, ट्रेड प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ड्राइंग आउट ए सीक्रेट फ्रॉम समबॉडी, ऑप्शन डी दिया कंपैरिजन दैट इज आउट ऑफ प्लेस। तो दोस्तों ध्यान देंगे, ऑप्शन ए जो सही है हमारा यहाँ पे, स्टेटमेंट दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर, ऐसा स्टेटमेंट जो पूरी तरह सच क्या हो, क्लियर हो, स्पष्ट हो, उसे क्या कहेंगे? एक्सप्लिसिट कहते हैं। तो ऑप्शन बी ये यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 9 से 10 तक, यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया, देखते हैं क्या है। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद इन द हेल्प ऑफ ओपिनियन दैट फॉलो। यहाँ पे एक ऐसे क्या दिया गया, सेंटेंस दिया गया, उसको कंप्लीट करना है। देखते हैं, ही फॉर 5 आवर्स, तो इसको 5 आवर्स को नोट करेंगे, देखते हैं किस सेंटेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे टाइम ऑफ, पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम का किस सेंटेंस में हम प्रयोग करते हैं, तो कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसी में हम इसका प्रयोग करते हैं। देखते हैं, वाज स्लीपिंग, ये तो पास्ट कंटिन्यूअस, हैड स्लीपिंग, हैड स्लेप्ट दिया गया है, ये किसमें? पास्ट परफेक्ट में। हैज बीन स्लीपिंग, ऑप्शन ए मस्ट हैड बीन स्लीपिंग। तो दोस्तों ध्यान देंगे,
जहां पे पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग किया गया, क्या है पीरियड ऑफ टाइम, फॉर 5 years, फॉर किसको इंडिकेट करता है, पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे क्या सही होगा, ऑप्शन ए वाज स्लीपिंग नहीं, ऑप्शन सी को देखते हैं, हैज बीन स्लीपिंग। क्या है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये जो सेंटेंस दिया गया किसमें दिया गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिया गया। आगे देखते हैं, द हेडमास्टर, अब इसको भी कंप्लीट करना है। वर वांटिंग, वांटिंग कोई वर्ड्स नहीं होता है दोस्तों। ऑप्शन बी वांट्स, ऑप्शन सी इज वांटिंग, यहाँ पे देखते हैं तीनों सब गलत है। ऑप्शन बी देखते हैं वांट्स सही होगा, इसका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडिफिनिट, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में व्याख्या की गई है। देखें द हेडमास्टर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वांट्स टू, इसी वांट्स क्यों यूज किया है, क्यों, क्योंकि हेडमास्टर क्या है सिंगुलर में है, तो इसी वजह से इसके साथ क्या यूज किया गया है, वांट्स यूज किया गया है। अगला दिया गया है, चूज द ऑप्शन ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे वर्ब के फॉर्म को करेक्ट भरना है, कि देखते हैं जो दिया गया है लाइन दी गई है उसे पूछा जा रहा है कि कौन सा हम वर्ब को कौन सी फॉर्म को भरेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं। वेयर इज माई पेन, कोई पूछ रहा है वेयर इज माई पेन, राम। अब इसके बाद देखते हैं इट यस्टरडे, उसको क्या करेंगे, उसकी पेन खो गई है, वो पूछ रहा है मेरी पेन कहाँ है, राम ने इसको कल क्या हुआ, उसको खुआ दिया। देखते हैं दोस्तों, ध्यान देंगे, यस्टरडे, लास्ट, एगो, जिस भी वाक्य में आता है तो वो किसका इंडिकेशन करता है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। जैसे किसी भी वाक्य में अगर लास्ट, एगो, यस्टरडे दिया गया है तो हम वहां पे किस टेंस का प्रयोग करते हैं, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है। हैड, लास्ट, ये तो परफेक्ट इंडिफिनिट टेंस होगा, क्या है, परफेक्ट टेंस है, क्या पास्ट परफेक्ट टेंस के रूप में है। ऑप्शन बी जो दिया गया यही दिया गया, ऑप्शन बी है जो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। ये देखते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस, कैसे हम इसको पहचानेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया, लास्ट, यहाँ पे सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, किसी भी वाक्य में लास्ट, एगो, यस्टरडे दिया गया हो तो ये इसका पहचान देता है कि हमें किस वाक्य में इसका चूज करना है, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में चूज करना है। जबकि यहाँ पे देखेंगे ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ऑप्शन सी देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ऑप्शन डी है ये फ्यूचर में इसका टेंस चला जाता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, चूज द ऑप्शन इन विच ईच वर्ड इन द फॉलोइंग टेबल हैज बीन करेक्टली मैच्ड रिस्पेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच। यहाँ पे दोस्तों ध्यान देंगे, 4 वर्ड दिया गया, पूछा जा रहा है कि किस पार्ट ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया, अर्थात जिस क्रम में वर्ड दिया गया उसी क्रम में हमें क्या पहचानना है कि पार्ट ऑफ स्पीच को चूज करना है। जैसे देखते हैं फॉर्म दिया गया, फ्लक्स दिया गया है और बट दिया गया, कैन दिया गया। तो हम लोग पीछे से पहले देखते हैं एलिमिनेट करने का सबसे अच्छा, कैन को सभी जानते हैं, कैन क्या है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है। कैन क्या, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं बट क्या है। बट को हम किसमें पढ़ते हैं दोस्तों, हम जब ग्रामर की क्लास पढ़ा रहे थे तो उसमें किसमें यूज कर रहे थे, कंजंक्शन का प्रयोग करते थे। बट क्या हो जाएगा, कंजंक्शन। उसके बाद देखते हैं फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, ये नाउन के रूप में जाना जाता है, ये नाउन हो गया। उसके बाद देखते हैं फोम। फोम क्या है, एक विशेषता बता रहा है। फोम ही कैसा है, फोम ही जैसे किसी भी झाग की विशेषता बता रहा है, मतलब झाग के रूप में किसी चीज को दर्शा रहा है, तो क्या होगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। अब देखते हैं ये क्रम किसमें है, कौन से ऑप्शन में इसका क्रम निर्धारित किया गया है, एडजेक्टिव, नाउन, कंजंक्शन, वर्ब। ऑप्शन ए कंजंक्शन, ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पे एडजेक्टिव, नाउन, कंजंक्शन, वर्ब, यही ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। पहला क्या है, एडजेक्टिव है, दूसरा नाउन है, तीसरा कंजंक्शन है, चौथा क्या है, वर्ब के रूप में दर्शाया गया है, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस दिया गया, इसमें खाली स्थान दिया गया, इसमें आपको फिल करना है, तो देखते हैं कौन सा यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं, ही रूल्स ए वास्ट एम्पायर। यहाँ पे देखते हैं ही रूल्स ए वास्ट एम्पायर, यहाँ पे दर्शाया गया है कि वह शासन करता है, एक वास्ट एम्पायर के ऊपर शासन करता है। ऊपर की मीनिंग यहाँ पे इन नहीं होगा, इनटू नहीं होगा, ओवर एट। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन सी सही होगा, ऊपर के रूप में दर्शाया जा रहा है कि क्यों, क्या यहाँ पे ही रूल्स, वह शासन करता है, ये वास्ट एम्पायर के ऊपर शासन करता है, यहाँ पे ऊपर के रूप में सी को दर्शाया जा रहा है, ऑप्शन सी सही होगा।
आगे देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस दिया गया, इसमें भी खाली स्थान को आपको भरना है। देखते हैं, सीता हैज गॉट नाइस स्माइल, यहाँ पे देखते हैं क्या भरना है, हमें आर्टिकल को भरना है। दोस्तों हम लोगों ने क्लास जब आर्टिकल की लिया था तो उसमें पूरे आर्टिकल ए एंड द डेफिनेट और इंडेफिनिट आर्टिकल को पढ़ा दिया था। इसमें देखते हैं किस आर्टिकल का हमें यूज करना है, क्या ए होगा, एन होगा, द होगा, सम होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे यहाँ पे ए का प्रयोग किया, सीता हैज गॉट स्माइल, क्या सीता हैज गॉट अ स्माइल, यहाँ पे क्या सीता ने एक स्माइल पास करी, मतलब हैज गॉट अ नाइस स्माइल, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, एंड द सम की कोई बात नहीं है। अगला प्रश्न है, चूज द ऑप्शन विच बेस्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज, यहाँ पे अंडरलाइन दिया गया टर्न अप, इसकी मीनिंग हमें बताना है कि इसकी एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगी। ऑप्शन ए है विथड्रॉ, ऑप्शन बी विन, ऑप्शन सी अराइव, ऑप्शन सी है डी है डिपार्ट। तो दोस्तों ध्यान देंगे यहाँ पे क्या होगा, टर्न अप क्या होता है, मतलब पहुंचने वाला, क्या होता है उसके पहुंच के पास देखते हैं। तो अराइव का मतलब क्या होता है, ऑप्शन बी मतलब पहुंचना, इसका सेम ये क्या है, एक फ्रेजल वर्ड है। तो फ्रेजल वर्ड की मीनिंग हमें क्या यहाँ पे दे, टर्न अप का मतलब क्या होता है, अराइव, मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, पहुंचना। अगला देखते हैं, चूज द ऑप्शन फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पर भी हमें वर्ब के फॉर्म को कम भरना है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए है वी राम एंड श्याम फॉर मेनी ईयर्स, इसमें देखते हैं कि किसको हमें कौन से वर्ब के फॉर्म को भरना है। यहाँ हम देखते हैं वी नोज, यहाँ पे देखते हैं किस फॉर्म का, नोज को भरना है, लेकिन किस फॉर्म में, नोइंग तो होता ही नहीं है। दोस्तों ध्यान देंगे नोइंग होता ही नहीं है, तो इसीलिए नोइंग को हम लोग नहीं करेंगे। नोज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वी क्या होता है, प्लूरल होता है, तो वी के साथ हम नोज का प्रयोग नहीं बल्कि नो का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। यहाँ पे सी इस वजह से नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि फॉर मेनी ईयर्स, यहाँ पे पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाया गया है, पीरियड ऑफ टाइम। जब किसी भी वाक्य में पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाया गया तो उस वाक्य को हम किस टेंस में रखते हैं, किसी भी परफेक्ट टेंस का वो टेंस वाक्य होता है। तो यहाँ पे कौन सा टेंस ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी हैव नोन सही हो जाएगा। वी हैव नोन राम एंड श्याम फॉर मेनी ईयर्स, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू नियरली अपोजिट, यहाँ पे क्या बताना, पॉपुलर की अपोजिट बताना है। पॉपुलर वर्ड दिया गया, इसकी अपोजिट बताना है। रॉ मतलब क्या होता है, रॉ कच्चा, हमें क्या बताना है, इसकी अपोजिट में। पॉपुलर मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध, और इसका मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध। तो जो कुख्यात होगा वही हमें बताना है, तो इसकी हिंदी होती है कुख्यात। यहाँ प्रमोटेड मतलब पदोन्नत होता है। ये सब हो गया इसका अर्थ, हमें क्या होना है, प्रसिद्ध का अपोजिट बताना है। पॉपुलर का अपोजिट क्या होता है, नोटोरियस होता है, ऑप्शन भी सही होगा। अगला प्रश्न है, चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ द गिवन, इसमें क्या होता है ना, सिमिलर, अर्थात हमें सिनोनिम्स बताना है, इससे मिलता जुलता क्या वर्ड होगा वही बताना है। ऑप्शन ए देखते हैं फॉर्म, ऑप्शन बी वेब, ऑप्शन सी फ्रूटफुल, ऑप्शन डी है ग्रॉस। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान देंगे ऑप्शन सी सही होगा, फ्रूटफुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रश्न है, विच फॉर्म ऑफ सेंटेंस इज फॉलोइंग, सेंटेंस जो दिया गया वो किस फॉर्म में लिखा गया है। आई वॉज ऑफर्ड ए चेयर, यहाँ पे दिया गया आई वॉज ऑफर्ड ए चेयर। तो दोस्तों किसी भी वर्ब के साथ, वर्ब देखेंगे आप क्या देगा, वर्ब के साथ वाज के साथ कभी भी थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं होता। तो वाक्य में देखते हैं अगर थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है तो हम गेस कर लेते हैं किसमें होगा वो टेंस, वो फॉर्मेशन किसमें हो गया होगा, पैसिव में। लेकिन फिर और ऑप्शन दे, इंपरेटिव में क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इन सब का भाव अगर पता चलता है तो वो कैसा सेंटेंस होगा, इंपरेटिव सेंटेंस होगा। उसके बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव में क्या होता है। इंट्रोगेटिव में सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है। ये वाक्य इसलिए क्यों प्रयोग होता है, ये वाक्य जब क्वेश्चन पूछना होता है, क्वेश्चन पुटअप करना होता है तो हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे किसी प्रकार का क्वेश्चन भी नहीं पुट किया रहा है। तो ऑप्शन ए क्या है, एक्टिव वॉइस, ऑप्शन बी क्या है, पैसिव वॉइस। वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, अर्थात ये सेंटेंस किसमें रहेगा, पैसिव वॉइस में रहेगा। ऑफर का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ऑफर्ड होता है, और ऑफर्ड मतलब थर्ड फॉर्म किसमें प्रयोग होता है, पैसिव वॉइस में प्रयोग होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
चूज द ओपिनियन विच बेस्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। इसमें देखते हैं जो लाइन अंडरलाइन की गई है जो वर्ड, उसमें देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखते हैं अंडरलाइन क्या है। यहाँ पे इंच बाय इंच जो है यही अंडरलाइन रहेगा। जैसे सी क्रॉल्ड फॉरवर्ड इंच बाय इंच, क्वेश्चन क्या दिया गया, सी क्रॉल्ड फॉरवर्ड इंच बाय इंच। तो देखते हैं इंच बाय इंच का मतलब क्या होता है। इंच बाय इंच का मतलब होता है कि स्लोली, मतलब धीरे धीरे और केयरफुली, धीरे धीरे और सावधानी से किसी कार्य को करना क्या होता है, इंच बाय इंच। देखते हैं ऑप्शन में क्या है, स्लोली एंड केयरलेसली, केयरलेसली नहीं होगा, ऑप्शन में लेजली नहीं होगा, ऑप्शन बी क्विकली केयरफुली नहीं होगा, जबकि ऑप्शन डी दिया गया स्लोली, धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक किसी काम को करना क्या होता है, इंच बाय इंच। ये क्या है, फ्रेजल वर्ड है। इंच बाय इंच का मतलब क्या होता है कि क्या धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक, धीरे धीरे व सावधानी पूर्वक। धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक इसका मतलब होता है, अर्थात इस आधार पे क्या होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये थे 20 क्वेश्चन जो केवीएस से पूछा था। दोस्तों आप लोग केवीएस की जितनी प्रैक्टिस सेट दी जाएगी हमारे शिक्षक बंधुओं द्वारा, और क्या जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जाएंगे सबको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से घुमा फिरा के पूछे जाएंगे। और हमारा सिलेबस भी क्या है, इस बार सिलेबस अभी क्वेश्चन भी इसमें 20 है, और सिलेबस में जो दिया गया है कि इंग्लिश से कितने क्वेश्चन बनेंगे, तो 20 क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा। और आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हमारा साथ देते रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।